Bismillahirrahmanirrahim. Students, welcome to the third lecture of monoclonal antibodies, जो कि हमारे 10th सेमेस्टर के सेकंड पार्ट का ये आखिरी टॉपिक है ऑलमोस्ट। तो उसका आज हमारा थर्ड लेक्चर है। पहले दो लेक्चर्स में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के। इंट्रोडक्शन लिया कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती क्या हैं, वाई वी एक्चुअली नीड अ मोनोक्लोन, और फिर ये हम इनको ग्रो कैसे करवाते हैं और फिर कैसे हम इनको यूज़ करते हैं। दूसरे लेक्चर में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि बी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, स्प्लीन सेल्स किनको कहते हैं, फिर इसी तरह से हमने कहा कि जो इमोर्टल सेल्स हैं हमारे वो क्या होते हैं, हमारे स्टेम सेल्स क्या होते हैं, ये इनको हमने डिस्कस किया। फिर जो हमने डिस्कस किया कि हम हाइब्रिडोमा इनको है कि हम आपस में अटैच कर लेते हैं, उसको हम हाइब्रिडोमा कहते हैं। तो हाइब्रिडोमा की प्रॉपर्टी क्या होती है, और फिर हम हाइब्रिडोमा को ग्रो कैसे करवा सकते हैं या हाइब्रिडोमा को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो हमने लास्टली जो डिस्कस किया हुआ था वो स्टेप 3 था हमारा, जिसमें हम हाइब्रिडोमा सेल्स की सिलेक्शन करते हैं। तो हाइब्रिडोमा सेल्स की सिलेक्शन के लिए हमने एक मीडिया डिस्कस किया है, जिस मीडिया को हम हैट मीडिया कहते हैं। हैट मीडिया एक एंजाइम जो है वो सिक्रीट करता है, पार्टन करता है। वो एंजाइम जो है हाइपोजेंथीन ग्वानिन फास्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज HGPRT है। हाँ, यानी कि ये पार्टन करता है, हैट मीडिया इस एंजाइम के साथ पार्टन करता है, तो फिर कोई भी चीज़ ग्रो कर सकती है इस मीडिया के अंदर। तो जो HGPRT जो एंजाइम है वो सिर्फ और सिर्फ आपके बी लिम्फोसाइट्स के पास होता है, वो आपके माइलोमा सेल्स के पास नहीं होता। तो जब बी लिम्फोसाइट हैट मीडिया में डाला जाएगा तो वो ये एंजाइम देगा हैट मीडिया को, तो हैट मीडिया उसको ग्रो करवाने में हेल्प करेगा। और अगर ये माइलोमा सेल इसमें हम डालेंगे तो वो इसमें ग्रो नहीं करेगा। सिमिलरली एक हाइब्रिडोमा है, तो हाइब्रिडोमा कंटेन्स अ बी लिम्फोसाइट along with the myeloma, so it will pattern actually HGPRT enzyme. So only those cells will grow in hat media which contains B lymphocyte and myeloma, and it means those cells will continue remain in growing phase which are containing a myeloma cell with a B lymphocytes, and B lymphocyte will actually die within maximum you can say a lifetime period of B lymphocytes, and hybridoma will actually survive after that time period also. द सेम मेथड हमने इसको दो तरह से भी पढ़ा। हमने इसको फिर एक अल्टरनेटिव पाथवे जिसको हम साल्वेज पाथवे कहते हैं उसके फॉर्म में भी डिस्कस किया। तो हमने कहा कि जो अमाइनोटेरिन है वो नॉर्मली डीएनए सिंथेसिस को रोकती है। तो जो डीएनए सिंथेसिस रोकती है जिससे फिर सेल डिवीजन नहीं होती, तो उसकी वजह से वो एक नॉर्मल पाथवे को बाईपास कर जाता है। जब डीएनए सिंथेसिस नहीं हो रही तो सेल डिवीजन नहीं होती, तो जो नॉर्मल पाथवे होता है उसको बाईपास कर दिया जाता है। तो इस तरह का पाथवे जिसमें नॉर्मल पाथवे बाईपास कर दिया जाए और फिर एक अल्टरनेटिव पाथवे ले लिया जाए, तो ये सैल्वेज पाथवे कहलाता है। तो इसमें सैल्वेज पाथवे में बी लिम्फोसाइट के पास एक एंजाइम होता है जो कि साल्वेज पाथवे में उसको ले जाता है, यानी कि वो नॉर्मल पाथवे से हटा के उसको साल्वेज पाथवे में ले जाता है। तो जिसकी वजह से वो बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो हैट मीडिया में सरवाइव नहीं करते अकेले बी लिम्फोसाइट्स, क्योंकि साल्वेज पाथवे में चले जाएंगे तो वो उनकी तो सेंसिस रुक जाएगी, तो वो खत्म हो जाएंगे। माइलोमा सेल के पास क्योंकि एंजाइम नहीं होता ये साल्वेज पाथवे का, तो वो भी फिर ग्रो नहीं करते हैट मीडिया के अंदर, क्योंकि वो साल्वेज पाथवे में जा ही नहीं सकता। तो ये दोनों जो हैं वो एक लिमिटेड टाइम के बाद ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जो फिर हमारे पास हाइब्रिडोमा होता है, हाइब्रिडोमा जो है उसके पास हैट मीडियम के लिए एंजाइम होता है, तो वो फिर इसको अल्टरनेटिवली वो इसको ग्रो कराने की कैपेबिलिटी रखता है। सिर्फ हाइब्रिडोमा ग्रो कर सकता है। अच्छा, ये था हमारा लास्ट लेक्चर। तो आज हम सेलेक्ट करेंगे उससे आगे। अब हमने जब एक मीडिया सेलेक्ट किया, मीडिया में हमने बी लिम्फोसाइट्स आइसोलेट किए हुए ऐड किए हैं, एंड सिमिलरली माइलोमा सेल्स हमने ऐड किए हैं, यानी कि स्टेम सेल्स हमने ऐड किए हैं। अब हमने ये देखा कि उस मीडिया में कितने हाइब्रिडोमा बने हैं और कितने वो
अनसक्सेसफुल रहे, यानी कि वो नहीं बने। तो जो बने हैं हमने उनको एक्चुअली सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन का मेथड, जो हाइब्रिडोमा सेल्स हमारे सिलेक्ट हो गए हैं, जो डेवलप हो गए हैं, उनको सिलेक्ट करना उनकी स्क्रीनिंग कहलाता है। और उनको जो हमारे हाइब्रिडोमा सेल्स नहीं बने, यानी कि वो बी लिम्फोसाइट्स हैं या स्टेम सेल्स हैं, उनको हमने वहाँ से ख़त्म कर देना है, उनसे हमने इनको आइसोलेट कर लेना। तो स्क्रीनिंग एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी लाइंस, हम जो चाहते हैं सिर्फ वो वाली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हमने स्क्रीन आउट करनी है। यानी कि हमने एक टाइम तक उसको कल्चर किया है, कल्चर करने के बाद अब हमने ये देखना है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो कि एक्चुअली मिल गई है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो कि बन गई है बाय फ्यूजन ऑफ माइलोमा सेल एंड बी लिम्फोसाइट्स, क्या वो बी लिम्फोसाइट अभी भी सर्वाइव करता है या नहीं करता। एक्चुअली बी लिम्फोसाइट खत्म हो गया है क्योंकि साल्वेज पाथवे में वो जिंदा नहीं रह सकता था। ऐसे एक्चुअली माइलोमा भी डेड हो गया है, लेकिन अभी बी लिम्फोसाइट क्योंकि माइलोमा के साथ हाइब्रिडोमा में है, तो क्या वो अब भी एक्टिव है या नहीं है, ये हमने चेक करना है। और जो एक्टिव है सिर्फ उसको आइसोलेट करना है। तो ये एक थोड़ी सी डिफ़िकल्ट टेक्निक है। तो डिफ़िकल्ट टेक्निक होने की वजह से हम फिर कोई ना कोई एक आइसोलेशन की या स्क्रीनिंग की कोई प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं। तो जो स्क्रीनिंग का प्रोसीजर नॉर्मली हम इंट्रोड्यूस करते हैं वो एक एसे मेथड है, जिसको हम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे या इलाइजा मेथड कहते हैं। तो इलाइजा से हम सिलेक्ट करते हैं वो सारे हाइब्रिडोमा सेल्स which actually contains a live B lymphocyte. Yani, for example, it's not a dead, it's living B lymphocyte and can give a response against an antigen, can bind to an antigen and can give a response to that antigen. Those only those hybridoma cells will be detected by using an ELISA technique, ELISA method. So ELISA assays are normally carried out in a plate containing a media containing plate in which we have digged a multiple holes. Normally a minimum of 96 well plate is used for analysis. 96 wells actually are used that we can add multiple samples within the same plate. We can actually get comparison of the results of multiple samples, different concentration of samples, different amount of the different concentration of the sample, different variety, different sample ratios can be detected on a single plate. A plate can be of a multiple of 96 also. तो हम 96 वेल प्लेट या इससे मल्टीपल की वेल प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बनी बनाई हमारे पास स्टायरीन मीडिया पॉलीस्टायरीन की प्लेट्स आती हैं। तो पॉलीस्टायरीन मीडिया की प्लेट्स होती हैं जिसमें फिर हमने वेल्स किए होते हैं। यानी कि पॉलीस्टायरीन एक सॉलिड मीडिया है, हार्ड मीडिया है। तो ये आप इसके अंदर कोई भी चीज़ डाल देंगे, ये उसको सॉलिडली अटैच करवाने की कैपेबिलिटी रखता है, उसके साथ ये जुड़ जाएगी पॉलीस्टायरीन के साथ। तो इसलिए हमने एक पॉलीस्टायरीन का जेल लाइक हार्डर जेल लाइक मीडिया यूज किया है, जो कि किसी न किसी चीज़, जो भी उसके अंदर आप चीज़ ऐड करेंगे वो उसको स्टिक करवा देगा, उसके साथ अटैच कर देगा। तो इस तरह की एक प्लेट दैट कंटेन्स अ पॉलीस्टायरीन मीडिया have been developed and a uniform sized 96, at least 96 wells have been digged within that plate. This plate will be used for enzyme linked immunosorbent assay, and the assay consists of 3 steps. We will actually perform this assay by stepwise, first step, second step and third step. What we are actually having for our assay: one, we are having a plate which is a polystyrene media plate. Secondly, we are having our hybridoma cells, those hybridoma cells which are of selected, which is a response of a selected antigen. Means we have prepared a B lymphocyte against a selected antigen, very specific antigen के against जो हमने एक B lymphocyte बनाया हुआ है, ये हमारा hybridoma cell है। second, थर्ड, अब हमारे पास क्या है, थर्ड हमारे पास एक एंटीजन है जिसके अगेंस्ट ये एक्टिव भी है, जिसके अगेंस्ट हमने ये एक्चुअली एंटीबॉडी बनाई है, वो एक एंटीजन होनी चाहिए। तो इससे हमने ये 4 चीजें हैं, और पांचवा कोई एंजाइम है
जिसकी वजह से हम इसको एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे कहते हैं। एंजाइम है विद अ सबस्ट्रेट, तो एंजाइम हमने सबस्ट्रेट के साथ ऐड करना है जो कि हमें कोई कलर्ड प्रोडक्ट देगा, या वो सबस्ट्रेट जब कंज्यूम होगा तो उसकी जो सबस्ट्रेट की प्रॉपर्टी होगी कंज्यूम होने के बाद वो हम उसको फाइंड कर सकते हैं। वो उसकी कोई एब्जॉर्बेंस हो सकती है, या फिर वो उसकी कोई ऑप्टिकल डेंसिटी हो सकती है, ऑप्टिकल विजुअल प्रॉपर्टीज हो सकती है, जिसकी वजह से हम उसको देख सकते हैं। कलर चेंज इज अ विजुअल प्रॉपर्टी जिसको हम ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं, तो ऑप्टिकल डेंसिटी हम चेक कर सकते हैं। तो ऐसा एक हमारे पास अब प्रिपरेशन, ऐसा चीज़ें चार चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। इनसे हमने 3 स्टेप वाइज हमने इम्यूनोसॉर्बेंट एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे परफॉर्म करना है। तो द फर्स्ट स्टेप ऑफ ELISA is that we will use a capture antibody. Capture antibody is an antibody which is specifically raised against the antigen of interest. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि हमने किसी एक एलर्जन जो था उस एलर्जन के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी लेनी थी जो कि मोनोक्लोन है, हमने वो ली हुई है बी लिम्फोसाइट, and that B lymphocyte have been attached to a myeloma cell to develop a hybridoma cell. So that antigen against which we have produced our antibody for monoclonal antibodies preparation, that specific antigens capture antibodies actually bound to that 96 well plate bottom. So this is the antibody attached to a base of the plate. This antibody is known as capture antibody. ये हमारी एंटीबॉडी नहीं है जो हमने बनाई है, यानी कि हमने जो मोनोक्लोनल बनाई है, यानी कि हमने जो हाइब्रिडोमा बनाया है, ये वो एंटीबॉडी नहीं है। ये वो एंटीबॉडी है जो जब भी ये वो एंटीजन आती है तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी सिक्रीट करती है। स्पेसिफिक एंटीबॉडी है जो किसी भी एक एंटीजन के अगेंस्ट सिक्रीट की जाती है, और इसकी पूरी एक लाइब्रेरी है हमारे पास कि एक एंटीजन कौन कौन सी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, कितनी कितनी प्रोड्यूस करती है। तो हम उनमें से जो मैक्सिमली एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो एंटीबॉडी अगर हम ले लें जो कि उस एंटीजन के अगेंस्ट है, फॉर एग्जाम्पल कोरोना है तो कोरोना के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनती है स्पेसिफिक, वो एंटीबॉडी हमारी कैप्चर एंटीबॉडी कहलाती है। यानी कि कंफर्म है कि ये एंटीबॉडी अगर हम कोरोना एंटीजन डाल देंगे तो उसके साथ ये लाजमी रिएक्ट करेगी। तो ऐसी एंटीबॉडी को जो लाजमी बाउंड है, मैंडेटरी है कि वो रिएक्ट करेगी अगेंस्ट एंटीजन, इज नोन एज कैप्चर एंटीबॉडी। So the first step is to add a capture antibody at the bottom of the 96 well polystyrene media plate. तो हमने इसका मतलब है कि हमने कैप्चर एंटीबॉडी ली तो वो वेल्स के अंदर हमने सोल्यूशन डाल दिया सारे वेल्स के अंदर। तो वो जो एंटीबॉडी होगी एक एक एंटीबॉडी को अटैच कराने की कैपेबिलिटी रखता है पॉलीस्टायरीन मीडिया। एक से ज्यादा एंटीबॉडी को अटैच कराने की कैपेबिलिटी नहीं रखता पॉलीस्टायरीन मीडिया। तो एक एंटीबॉडी उसमें से अटैच हो जाएगी उसके अंदर, उसके बाद हम प्लेट को वॉश कर देते हैं विद अ सॉल्वेंट, जिसमें एंटीबॉडी का सोल्यूशन था उसी सॉल्वेंट से हमने उसको वॉश कर दिया। तो जो एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज हैं विच आर एक्चुअली नॉट बाउंड टू पॉलीस्टायरीन मीडिया, they will be washed and removed from the plate. And now what will be the result? The result will be 96 well plate of polystyrene media will contain a capture antibody being attached at the bottom of the plate. This is the first step of our ELISA method. In the second method, we will actually add our sample from which we are actually detecting the antibody. जिसमें से हम एंटीबॉडी डिटेक्ट कर रहे हैं वो एंटीबॉडी वो हम जिसके लिए हम एंटीबॉडी बना रहे हैं, यानी कि जिस सैंपल से हमने ये एंटीबॉडी बनानी है, मीन्स है ये वो एंटीजन है, हमने वो इसमें ऐड करनी है। तो सैंपल यानी कि हमने पेशेंट का ब्लड का सैंपल लिया है, उसका हमने ब्लड सैंपल से हमने उसका सीरम लिया है, सीरम में से हमने सीरम का इंजेक्शन बनाया है और ये हमारा सैंपल है, हमने ऐड करना है टू डिटेक्ट वेदर द पेशेंट कंटेन्स कोरोना और नॉट, कोरोना वायरस इट कंटेन्स और इट डजंट कंटेन द वायरस। So this is a sample, means we are actually adding an antigen against which we actually want to find a response, or against which we are actually want to analyze that our antibody is effective or not effective. So we will add a sample. सैंपल हमने वैसे ही कलेक्ट करना है जैसे मैंने अभी आपको बताया, या तो हम यूरिन से लेते हैं, एक सैंपल लेने का तरीका ये होता है कि हम यूरिन से आइसोलेट कर लें क्योंकि यूरिन में वो एलिमिनेट होगा, साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी, तो यूरिन के सैंपल में से हम उसको ले सकते हैं।
दूसरा ये है कि हम उसका ब्लड सैंपल लें, तो ब्लड में क्योंकि वो सर्कुलेट कर रहा होगा, तो वो ब्लड के में से सीरम ले लें हम, यानी कि सेल सारे निकाल दें, प्रोटीन्स निकाल दें, तो सीरम बच जाता है। सीरम में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो सीरम से हम सैंपल ले लेंगे। या फिर किसी भी सेल का जो, सेल को अगर आप स्पन करें तो उसका जो सेल में से लिक्विड निकलेगा वो सुपरनेटेंट होगा, तो सुपरनेटेंट मीडिया में आपका एंटीजन होगी। अच्छा, ये जो हमारा सैंपल है, हमने इसके मल्टीपल प्रिपरेशंस बना लेनी है, यानी कि हमने एक सैंपल लिया है, हमने उस सैंपल की डोज बना लेनी है, यानी कि मैंने उसका 0.5 ml ऐड करना है, मैंने उसका 0.2 ml ऐड करना है, मैंने उसका 0.1 ml ऐड करना है, मैंने उसका 0.05 ml ऐड करना है, या मैंने उसका जो है वो 5 μl ऐड करना है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डिफरेंट कंसनट्रेशन उसकी ले ली हैं, बना ली हैं, तो मैंने ये सीरम की में से एंटीजन इतनी 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 ऐड करनी है, और मैंने मैक्सिमम आपको बताया मैंने उसको यानी कि 1 ml भी ऐड करना है, या मैंने उसको 2 ml भी ऐड करना है, तो ये एक मैक्सिमम कंसंट्रेशन कहलाएगी। और लीस्टली मैंने उसको जो है वो 1 μl भी ऐड किया है, उसका लिए लीस्ट कंसंट्रेशन है। ये इसलिए हमने किया है कि ये हम किसी तरह भी डिटेक्शन की लिमिट के अंदर आ जाएं, जो कि एसए की हमारी डिटेक्शन लिमिट है। अगर हम ऐसा सैंपल ऐड करें जो हमारी डिटेक्शन लिमिट में नहीं है, तो ये ऐसे पहले ही फेल हो जाएगा, तो ऐसे फिर सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसलिए हमें कंसंट्रेशन मिनिमम से जो हम चेक करना चाहते हैं एक्चुअली, और उसकी वो मैक्सिमम तक जो आ सकती है, लाजमी पॉजिटिव रिजल्ट दे सकती है, वो वाली कंसंट्रेशन हमने ऐड करनी है। अच्छा, इसी तरह से ये हमने जो भी एक वेरिएंट कंसंट्रेशन बनाई है, ये ट्रिप्लीकेट भी होनी चाहिए, यानी कि ये एनालिसिस 3 दफ़ा भी होना चाहिए। तो ट्रिप्लीकेट सैंपल भी 3 दफ़ा आपने लगा के चेक करने हैं, ताकि हम उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगा के लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस फाइंड कर सकें, यानी कि हम जो उसका डिफ्रेंसिएशन है वो फाइंड कर सकें कि कितनी ज़्यादा आती है। इसे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होगा और हमें सिग्निफिकेंस बता देगा कि ये सिग्निफिकेंट है या ये नॉन सिग्निफिकेंट है। इसलिए सैंपल हमेशा जब भी लिया जाता है तो वो ट्रिप्लीकेट में, डुप्लीकेट एटलीस्ट या फिर ट्रिप्लीकेट में लिया जाता है। और जो फिर अब हमने कंसंट्रेशन बनानी है उसकी, वो भी हम वेरिंग कंसंट्रेशन बनाते हैं। अब हमने सेकंड स्टेप पे क्या किया है, जो सैंपल हमने विड्रॉ किया है फ्रॉम द ब्लड और फ्रॉम द यूरिन ऑफ एन एनिमल, जिसको हमने इंजेक्ट किया हुआ था एक एंटीजन को, या जिसमें हमने इंजेक्ट की हुई थी एक जिसमें कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ था, उसका सीरम ले लिया, उसका यूरिन ले लिया, या उसका सेल का सुपरनेटर ले लिया। इसको अब हमने ऐड कर दिया है इनटू दैट 96 वेल पॉलीस्टाइरीन मीडिया कंटेनिंग अ कैप्चर एंटीबॉडी प्लेट। उसमें पहले कैप्चर एंटीबॉडी हमने प्लेस की हुई है, अब उसके ऊपर हमने एंटीजन लगा दिया। इफ दैट एंटीजन एंड कैप्चर एंटीबॉडी आर सेम, तो क्या होगा, फिर उनका आपस में रिएक्शन होगा, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा। दिस विल बी नोन एज फर्स्ट एक्सपोजर। ये पहला रिएक्शन है जिसमें एंटीजन जो है वो एंटीबॉडी के साथ बाइंड करके, तो वो एंटीजन उसको एंटीबॉडी उसको खत्म कर देगी, यानी कि उसका एक्शन खत्म हो जाएगा उस जगह का, या फिर उस एपिटोप का जहाँ पे ये एंटीजन को एंटीबॉडी ने डिटेक्ट किया। अब अगर ये दोबारा आएगी तो दोबारा एंटीबॉडी बनेगी, और दोबारा जब एंटीबॉडी बनेगी तो वो हम कहते हैं सेकंड एक्सपोजर होता है। एंड सेकंड एक्सपोजर जो है वो लाजमी रिएक्शन काज करता है, वो लाजमी कोई ना कोई न्यूट्रिशन यूज करता है, इंजाइम को एसोसिएट करता है, और उससे वो डिजीज जनरेट करता है, फीवर जनरेट करता है, जो भी हमारा रिस्पॉन्स है वो जनरेट होता है। तो इसलिए हमने एक फर्स्ट एक्सपोजर करा लिया है इन द सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप पे अब हमने इसका सेकंड एक्सपोजर कराना है। अब हमने क्या किया है, हमने एक एंटीबॉडी और ऐड कर दी है। ये एंटीबॉडी जो है ये कैप्चर एंटीबॉडी नहीं है, ये एक डिटेक्शन एंटीबॉडी है। और ये डिटेक्शन एंटीबॉडी जो है ये लेबल्ड है विद एन एंजाइम, जैसे परऑक्सीडेज एंजाइम होते हैं या अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम होते हैं। तो हॉर्स रेडिश परऑक्सीडेज या हॉर्स अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये एंजाइम हम यूज करते हैं जो कि डिटेक्शन एंटीबॉडी के साथ बाउंड होते हैं। एंड सिमिलरली ये जो एंजाइम है ये बाउंड होते हैं विद अ सबस्ट्रेट आल्सो, वो सबस्ट्रेट जिसको यूज करना है फॉर अ रिएक्शन प्रोसीजर, जो रिएक्शन प्रोसीड करना है उसके लिए यूज करना है। तो उसके लिए दो तरह के सबस्ट्रेट कॉमनली यूज्ड हैं, सिग्मा से हैं, सिग्मा या मर्क से आते हैं। तो कॉमनली एक डिफाइंड सबस्ट्रेट्स हैं विद एंजाइम्स, इन्हीं एंजाइम्स के साथ आते हैं।
एक टीएमबी है, ये टेट्रामिथाइल बेंजीडीन होता है, 3355 टेट्रामिथाइल बेंजीडीन, यानी कि 4 मिथाइल हैं तो 2 3 3 पे और 2 5 5 पे लगे हुए हैं। तो ये टेट्रामिथाइल बेंजीडीन है, या फिर एबीटीएस यूज होते हैं। ये एजिनोबिस और इथाइल बेंजोथायाजोलीन सल्फ्यूरिक एसिड डायमोनियम साल्ट कहलाता है। ये एक सबस्ट्रेट है जो कि यूज करते हैं ये वाले एंजाइम पेरोक्सीडेज या अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम्स। तो ये वाले हमने सबस्ट्रेट फिर ऐड करने हैं। तो ये हमारा थर्ड स्टेप जो है, वो थर्ड स्टेप जो है वो क्रोमोजेनिक रिएक्शन होगा। क्रोमोजेनिक मींस अ कलर चेंजिंग रिएक्शन होगा, या ऑप्टिकली आप देख सकते हैं कि कलर की डेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। नॉर्मली इंक्रीज हो रही है, तो कलर डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। तो एक क्रोमोजेनिक हम रिएक्शन प्रोसीड करेंगे, जिसमें हमने एक प्रिपरेशन ऐड की है विच इज नोन एज डिटेक्शन एंटीबॉडी। Detection antibody is actually labeled with an enzyme known as horseradish peroxidase or horse alkaline phosphatase. It is labeled with this enzyme, and it is also labeled with a substrate. That substrate is known as TMB or ABTS substrate. ये सबस्ट्रेट जब कंज्यूम होगा इस रिएक्शन में, तो दिस सबस्ट्रेट विल चेंज इट्स कलर। ये कलर्ड प्रोडक्ट देगा, यानी कि ये पहले फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपेरेंट है तो अब ये रेड हो गया, या अब ये येलो हो गया, या अब ये पर्पल हो गया। तो ऐसे ये कलर चेंज करेगा। तो वो कलर की इंटेंसिटी हम देखेंगे कि हाउ मच कलर इंटेंसिटी हैव बीन प्रोड्यूस्ड, उसको फिर हम कंपेयर करेंगे। तो नॉर्मली ये वही टेक्निक है जैसे हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस करते हैं। तो हम डिफरेंट कंसंट्रेशन को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ऊपर लगाते हैं, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ऊपर, एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर गिव अ रिस्पांस अगेंस्ट दोज कंसंट्रेशंस कि इतनी कंसंट्रेशन लगाई तो ये रिस्पांस इतनी, यानी कि हमने एक एंटीजन की कंसंट्रेशन लगाई है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है, वो इंटरफेरोन प्रोड्यूस हुए, इंटरफेरोन गैमा सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं। तो इंटरफेरोन गैमा सेल्स कितने प्रोड्यूस हुए हैं वो हम कंसंट्रेशन लगा देंगे, यानी कि 5000 प्रोड्यूस हुए, 10,000, 1 लाख प्रोड्यूस हुए, 5 लाख प्रोड्यूस हुए, 10,000, 10 लाख प्रोड्यूस हुए। फॉर एग्जांपल ऐसे हमने एक स्टैंडर्ड कर्व के लिए कंसंट्रेशन बना ली है इंटरफेरोन गैमा सेल्स की, इसके अगेंस्ट हमने फिर रिएक्शन प्रोसीड किया है। ये स्टैंडर्ड है हमारा, यानी कि ये स्टैंडर्ड है ना, इंटरफेरोन गैमा हमने लिया है। तो ये एक इंटरफेरोन गैमा जो है नॉर्मली इम्यून सेल्स हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं अगेंस्ट अ एंटीजेनिक रिस्पांस। तो उसके अगेंस्ट हमने उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी फाइंड कर लिया और कर्व बना लिया है। ये कर्व जो है अगर आप देखें तो इंटरफेरोन गैमा ये पिकोग्राम पर ml कंसंट्रेशन बनाई हुई है, 50, 100, 150, 200 एंड 250। इसको हमने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ऊपर चेक किया है, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी 450 थे, यानी कि ये हमारी लिमिट होती है 450 तक की ऑप्टिकल डेंसिटी लेनी है हमने। तो वो क्या आ रही है, उसके लिए हमने उसका स्टैंडर्ड कर्व ड्रा किया है। ये हमारा स्टैंडर्ड कर्व है। इसके अगेंस्ट हम सैंपल चेक करेंगे, जो सैंपल हम यहाँ से ले रहे हैं। थर्ड स्टेप, अब एक दफा फिर सुन ले गौर से, व्हाट इज द थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप इज consisting of a antibody, detection antibody. Detection antibody is actually used to target an antigen which is already bound to a antibody. An antigen which is already bound to a antibody, और वो कहाँ पे है? That is present in a second step. We have added a capture antibody, then we have added a sample, and if the sample contains the antigen, that antigen will have a reaction, will be bound with the capture antibody. And if it doesn't have a antigen, if the sample doesn't have antigen, then there will be no bonding, there will be no bond between a capture antibody and the antigen. When we add a detection antibody on that well, in that well, it will actually only bind to that well in which there is a reaction between capture antibody and an antigen. Already there is a reaction, there is a bonding between antigen, target antigen, जो कि टारगेट हम जिसको करना चाहते थे, जिसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडी है, और जो एंटीबॉडी हमने पहले लगाई हुई है, उस एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन है, तो उसके ऊपर ये डिटेक्शन एंटीबॉडी भी रिएक्ट कर देगी। अच्छा, तो साथ में फिर सबस्ट्रेट होगा।
द एंटीजन डिटेक्शन एंटीबॉडी हमने दी है जो कि लिंक्ड है विद एन एंजाइम, फॉर एग्जांपल हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज, एंड अ सबस्ट्रेट फॉर एग्जांपल known as tetramethyl benzidine, TMB or ABTS, any chromogenic substrate. These substrate have been added. This detection antibody will bind to only those antigens which are actually bound to a capture antibody. Is if there is a already reaction exist, a bonding exists between a capture antibody and the antigen, then this antibody will proceed to a second reaction containing an enzyme उस रिएक्शन को प्रोसीड कराएगा जो कि हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज है, और वो उस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए जो उसको एनर्जी चाहिए वो एनर्जी टीएमबी से लेगा या एबीटीएस से लेगा, इस सबस्ट्रेट से लेगा। तो जितना टीएमबी या एबीटीएस ज्यादा कंज्यूम होगा उतना कलर इंटेंसिटी ज्यादा आएगी, जितना वो कम कंज्यूम होगा उतनी कलर इंटेंसिटी कम आएगी। तो जब हम ये रिएक्शन प्रोसीड करेंगे तो अगर बहुत ज़्यादा लेवल लोड होगा आपकी एंटीजन का, जो कि एंटीजन उसके साथ बाइंड की है कैप्चर एंटीबॉडी के साथ, वो वेरी स्पेसिफिक और बहुत हैवी एंटीबॉडी है, बहुत ज़्यादा अटैच कर गई है उसके साथ जाके एंटीजन जो है वो एंटीबॉडी के साथ, तो वो ज़्यादा रिएक्शन प्रोसीड करेगी। और अगर वो कम अटैच किया या नहीं अटैच की तो वो कम रिएक्शन प्रोड्यूस करेगी या कोई रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो इस तरह से हम जब उसके ऊपर ऐड करेंगे तो कलर प्रोड्यूस होना शुरू होता है। ये जरा ग्राफिकली देख लें तो स्टेप वाइज, फॉर एग्जांपल ये सबसे नीचे जो आपको एक लाइन नजर आ रही है ग्रे कलर की, ये हमारा पॉलीस्टाइरीन मीडिया है। पॉलीस्टाइरीन मीडिया के ऊपर हमने पहला स्टेप था कि हमने एक कैप्चर एंटीबॉडी ऐड की, तो कैप्चर एंटीबॉडी इस तरह पॉलीस्टाइरीन मीडिया के साथ बाउंड होगी। सेकंड स्टेप में हमने एक सैंपल ऐड किया, यानी कि ये एंटीजन ऐड किया, टारगेट एंटीजन जिसको हमने इस एंटीबॉडी के साथ अटैच करा। तो ये कैप्चर एंटीबॉडी स्पेसिफिक एंटीबॉडी थी अगेंस्ट द एंटीजन, और अब ये एंटीजन जिसके अगेंस्ट हम इसको चेक कर रहे हैं वो भी स्पेसिफिक एंटीजन है जो उस एंटीबॉडी के साथ अटैच कर सकती है। तो सेकंड स्टेप में हमने इसके ऊपर टारगेट एंटीजन लगा दी। अगर टारगेट एंटीजन नहीं है उस सैंपल में तो वो ये रिएक्शन नहीं होगा, द फर्स्ट रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड। थर्ड स्टेप में एक्चुअली हमने फिर ऐड की है एक जो हम कह रहे हैं डिटेक्शन एंटीबॉडी, यानी कि ये एंजाइम लेबल डिटेक्शन एंटीबॉडी है, तो वो हमने ऐड की है। और फिर हमने उसके साथ सबस्ट्रेट ऐड किया, साथ ही होता है लेकिन एक्चुअली अलग-अलग। चौथे नंबर पे हमने उसमें सबस्ट्रेट ऐड किया। तो सबस्ट्रेट को यूज करके ये एंटीबॉडी सबस्ट्रेट को यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम, ये जो स्टार बनाया है ये एंजाइम के लिए बनाया, तो एंजाइम के प्रेजेंस सबस्ट्रेट डिटेक्शन एंटीबॉडी एंड द एंजाइम वो क्या करेंगे, रिएक्शन प्रोसीड करेंगे जिससे ये जो सबस्ट्रेट है वो कलर चेंज कर लेगा। फॉर एग्जांपल सबस्ट्रेट लाइट पिंक कलर का था तो डार्क रेड, डार्क कलर का हो गया, रेड कलर का हो गया। तो इस तरह से ये उसका कलर प्रोड्यूस हो जाएगा जिसको हम फिर आगे चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए मैंने जैसे आपको बताया हम उसका स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस कर लेते हैं, यानी कि वो ऑप्टिकल डेंसिटी फाइंड करके दे देगा हमें कि ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी है उसकी, और वो हम ऑप्टिकल डेंसिटी कंपेयर कर लेंगे अगेंस्ट द स्टैंडर्ड कर्व। तो स्टैंडर्ड कर्व से हम कंपेयर करके बता देंगे कि एंटीजन का लेवल कितना है, कितनी कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन इस सोल्यूशन में एग्जिस्ट करती है। तो ये जो मेथड है हमारा, ये मेथड इलाइजा कहलाता है। इससे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वो वाली आइसोलेट कर लेंगे फ्रॉम आवर सैंपल जिसमें हमने ये प्रोड्यूस किए हैं, यानी कि ये प्रोडक्शन का सैंपल था, सिर्फ और सिर्फ वो सैंपल, क्योंकि अब हमने सैंपल को कंसंट्रेशन में और डिफरेंट ट्रिप्लिकेट में बनाया हुआ है, तो यहाँ पे जो उनमें से एक्ट करेगा वो वाला पोर्शन हमारा वैलिड सैंपल है, यानी कि वो वाली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एक्टिव हैं, और जो जिसमें रिएक्शन नहीं हुआ वो सारी हमारा वेस्ट है, यानी कि वो हमारी एक्टिव नहीं है। तो हमने यहाँ से स्क्रीन एंड आइसोलेट कर लिया सिर्फ वो वाला सैंपल एक जो डिफरेंट वेरिंग कंसंट्रेशन का बनाया हुआ था हमने, वो सिर्फ एक हमने वहाँ से आइसोलेट कर लिया है, उसको अब हमने यानी कि यूज़ करना है फॉर द नेक्स्ट स्टेप। तो ये अब प्रोसेस अभी कंप्लीट हुआ है जो हमारा थर्ड स्टेप था जिसमें हमने हाइब्रिडोमा डेवलप किया। तो अब जो हाइब्रिडोमा हमने डेवलप किया है, हमने वो हाइब्रिडोमा जो एक्टिव हाइब्रिडोमा है
और सेकेंडली जो यानी कि मोनोक्लोनल है, जो मोनोक्लोनल हाइब्रिडोमा है वो हमने यहाँ से स्क्रीन आउट कर लिया या आइसोलेट कर लिया। इसको अब हम प्रोसीड करेंगे इनटू द स्टेप 4। स्टेप 4 फिर आसान है, क्योंकि अब हमने जब भी कोई चीज़ एक आइसोलेट कर लिया, ये हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में भी पढ़ा था कि अब हम उसको फिर कल्चर करते हैं। यानी कि हमने अगर एक चीज़ बना ली है, क्लोन एक एक हमने सेल ले लिया तो हम उसका क्लोन बनाते हैं, तो हम उसका कल्चर करते हैं। तो अब हमने इसको इन विट्रो कल्चर शुरू कर दिया, यानी कि हमने इसके बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बनानी है ताकि हम उसकी एक्सप्रेशन ले सकें। अगर हम एक एंटीबॉडी लेंगे तो उसकी कोई एक्सप्रेशन नहीं होगी और हम वो चेक भी नहीं कर सकते, तो हम उसका एक क्लोन बनाएंगे। तो उसके लिए अब हम इसको कल्चर करेंगे, इन विट्रो कल्चर करेंगे। तो उसके लिए हम इसको कल्चर मीडिया में डाल देंगे। तो बहुत से कल्चर मीडिया अवेलेबल हैं जिनको हम यूज़ करते हैं फॉर हाइब्रिडोमा सेल्स ग्रोथ। तो उसको सूटेबल किसी भी कल्चर मीडियम, जैसे ये मैंने 4 नीचे लिखे हुए हैं, डलबैको मोडिफाइड ईगल मीडियम होता है, या स्कोव्स मोडिफाइड डलबैको मीडियम होता है, हैम्स F12 होता है, RPMI 1640, या इसको रोजवेल पार्क मेमोरियल इंस्टीट्यूट का मीडियम भी कहते हैं, उनका उनका डेवलप किया हुआ है, तो नंबर लगा हुआ है 1640। तो रोजवेल पार्क मेमोरियल इंस्टीट्यूट 1640 मीडियम कहलाता है। तो ये जो हमारे हैं ये कुछ मीडियम हैं जिनको हम यूज करते हैं फॉर कल्चरिंग ऑफ हाइब्रिडोमा सेल्स। तो हमने क्या करना है, ये मीडियम की प्रॉपर्टीज हैं कुछ कि इन मीडियम्स में क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम इनको यूज करते हैं। तो मेनली इस मीडियम के अंदर इंटरफेरोन्स हैं, या ये मीडियम इंटरफेरोन्स को लिंक करके ग्रो कराने की कैपेबिलिटी रखता है, यानी कि बी लिम्फोसाइट्स के साथ लिंक करके ये उनको मल्टीप्लाई कराने की कैपेबिलिटी रखता है। इसमें अमाइंस है, तो अमाइंस होने की वजह से ये इम्यूनोजेनिक लिंकेज बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। यानी कि ये जो लिंकेज आपके सामने आ रही है बी लिम्फोसाइट्स की, वो उन्हीं लिम्फोसाइट को डेवलप कर सकता है दोबारा से। फिर मीडिया है, जैसे एथानॉल है इसके अंदर, तो वो एथानॉल इस रिएक्शन के लिए सूटेबल होता है, इस प्रिपरेशन के लिए। और इंसुलिन है जो कि फिर आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कल्चर के अंदर हाइब्रिडोमा सेल्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को डील करने के लिए यूज होता है। वो जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं उसको स्टोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और फिर उनको यूटिलाइज करवाएगा जब प्रोसेस में आगे आगे मूव करना है, यानी कि सेल डिवीजन जब होती जानी है। इसके अलावा जो डिवीजन के जितने भी हार्मोन्स हैं वो हार्मोन्स हम ऐड करते हैं। तो ये मैं ज़रा डिटेल से आपको नहीं यहाँ पे बता रहा, तो समझ लें कि ये वैसा ही है जैसे हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कल्चर किया था, उसको हमने कहा था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये सिमिलर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। ये क्योंकि मैंने आपको डीएनए के सेंसेस या उसकी अमाइनो एसिड की सीक्वेंस से नहीं पढ़ाना शुरू किया, तो इसलिए ये मैंने यहाँ पे वो मेथड नहीं लिखा। एक्चुअली है ये भी जो हमारा बी लिम्फोसाइट और माइलोमा, ये भी अमाइन सेल्स, ये भी वही उसी तरह से प्यूरिन या पिरीमिडीन बेसिस हैं जो कि अटैच्ड हैं, लिंक्ड चेन्स हैं। तो इसको उसी तरह से हमने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में से पास करके उसका कल्चर कर लेना है। तो उस कल्चर को करने के लिए जो मीडिया हमारे पास अवेलेबल हैं, वो मीडिया ये मैंने जो 4 आपको बताए हैं, तो डलबैको मोडिफाइड ईगल मीडियम है, स्कोब्स मोडिफाइड डलबैको मीडियम है, हैम F12 है, या रोजवेल पार्क मेमोरियल इंस्टीट्यूट 1640 मीडियम है। ये मीडियम यूज किए जाते हैं उस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। उसी तरह से हम जो पीसीआर परफॉर्म करते हैं जैसे हमने वहाँ पे, यानी कि वो एक हीटिंग का हीट बेस्ड थर्मो मेथड था जिससे हम ये परफॉर्म करते हैं। इससे क्या होगा, आपके पास एक मल्टीपल कल्चर हो जाएगा उन सेल का जिनको आपने आइसोलेट किया है कि ये एक्टिव हैं, ग्रोइंग है, एक्टिव हैं और हाइब्रिडोमा है, उनका हम एक कल्चर बना लेंगे, जो कि अब हम फिर लास्ट स्टेप में जिसको हम स्टेप 5 कहते हैं वहां पे ले आएंगे। अब एक बहुत बड़ी क्लोन हमारे पास अवेलेबल है जो कि हाइब्रिडोमा सेल्स की है। तो ये हाइब्रिडोमा सेल का जो एक क्लोन हमने कल्चरिंग से बना लिया, कल्चर करके पीसीआर टेक्निक से बना लिया है, इसको अब हम एवेलुएट करेंगे और इसको हम किसी होस्ट में लगाएंगे और फिर हम उसमें से प्योरीफाई करेंगे एंटीबॉडीज, वो एंटीबॉडीज जो कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है। तो ये स्टेप 5 जो है वो इनोकुलेशन ऑफ हाइब्रिडोमा सेल्स इनटू अ सूटेबल होस्ट एंड देन प्योरिफिकेशन ऑफ प्योर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज फ्रॉम दैट होस्ट है। ये स्टेप 5 कहलाता है। ब्रीफली बस थोड़ा सा आपको ये बताना है कि ये क्या है। ये भी हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पढ़ा है
कि हम क्या करते हैं उसमें। हमने वो माइक्रोबियल एंजाइम जो माइक्रोबायोलॉजिकल एसे टेक्निक थी वो हमने यूज़ की थी जब हम इसको चेक कर रहे हैं, और एक्सप्रेशन चेक करने के लिए भी हमने उसकी ऐसी टेक्निक यूज़ की है, एक्सप्रेशन कैसी है। तो अब हमने क्या करना है उसमें, सिंपल सा काम है कि अब हमने जो ये हमने जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्योरीफाइड थी, और फिर वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का एक क्लोन भी बन गया था। अब हमने कोई एक क्लोन इंजेक्ट कर देना है इनटू अ लैब एनिमल। नॉर्मली माइस में इंजेक्ट कर दिया जाता है, तो हमने इसको इंजेक्ट कर दिया, या फिर अगर हम अभी इंजेक्ट नहीं कर रहे तो हमने इसको स्टोर कर लिया है, फ्रीज कर दिया है, स्टोर कर लिया है टिल वी प्रोसीड टू अ स्टेप 5। या फिर हम उसको स्टेप 5 के सक्सेसफुल होने के वेट के लिए फ्रीज कर दिया कि वो अगर सक्सेसफुल है तो हम इस प्रिपरेशन को आगे प्रोसीड करेंगे, अगर वो सक्सेसफुल नहीं है तो हम फिर नया रिएक्शन शुरू करेंगे दोबारा से। तो हमने जो हाइब्रिडोमा सेल्स हैं उनको फ्रीज और स्टोर कर लिया, और उनमें से उनके रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जो हैं वो हमने इंजेक्ट कर दिए हैं इनटू अ लेबोरेटरी एनिमल, जिसमें हम फिर चेक करें कि क्या इसके अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज उसके सीरम में दोबारा बनना शुरू होती हैं, उसके सीरम में आती हैं या नहीं आती। तो हम जब इंजेक्ट कर देंगे उसके बाद हम टाइम देंगे, तो टाइम के बाद अब हम उसका सैंपल विड्रॉ करेंगे, यानी कि उसका हम ब्लड विड्रॉ करेंगे टू फाइंड कि ये पॉलीक्लोनल तो नहीं ना बनी, ये एक्चुअली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उसमें बनी है या नहीं बनी। तो उसके लिए भी कुछ टेक्निक्स हैं जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। इनमें ओएन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी वेरी कॉमनली यूज टेक्निक है, जो कि ओएनिक एक्सट्रैक्शन की बेस के ऊपर होती है, जिसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बेस के ऊपर हम डिटरमिन एक्सट्रैक्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को देख लेते हैं कि सिर्फ वही एंटीबॉडी इलेक्ट्रोड पे आएगी, वही पोल्यूशन होगी, तो वो हम वहाँ से आइसोलेट कर लेंगे, उसको प्योरीफाई कर लेंगे। अगर वो उसमें है तो जो हमारे सैंपल स्टोर्ड है वो उनमें होगी, अगर ये वो यहाँ पे प्रोसीड करेगी तो। इसी तरह एक एंटीजन अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी होती है, इसमें ये एलाइजा की तरह, जैसे हमने एलाइजा टेक्निक पढ़ी है, ऐसे ही सेम एंटीजन अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी होती है, वो भी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है। तो एलाइजा कहें इसको भी, या इसको कोई और कहें, आप उससे सैंपल लेके फिर एलाइजा रन कर दें, तो ये एंटीजन अफिनिटी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक होती है। अच्छा, इसी तरह से रेडियल अम्यूनो ऐसे होता है, या अम्यून प्रेसिपिटेशन होता है। तो अम्यून प्रेसिपिटेशन भी टेक्निक है जो कि एचपीएलसी के ऊपर काम किया जाता है। रेडियल अम्यूनो ऐसे भी एक टेक्निक है जिसमें हम उसको लेबल कर देते हैं विद रेडियो आइसोटोप, और फिर हम उसको प्रोसीड करते हैं। तो कोई भी ऐसा मेथड, दो मेथड हमने पहले पढ़े हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे किसी की भी स्पेसिफिकेशन नहीं दी। अगर आपसे पूछा भी जाएगा किसी क्वेश्चन में तो आपने वही रेफरेंस देना। ओएन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस थी, एंटीजन अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी जो कि एलाइजा टेक्निक थी।